अनुशासन वो डोर है जो हमें सफलता की ऊंचाइयों को छूने में मदद करती है। जैसे डोर के बिना पतंग नीचे गिर जाती है, वैसे ही अनुशासन के बिना हम असफल हो सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में अनुशासन का अभ्यास करें। नमस्कार, संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल और शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एलपीजी मूल्य में भारी कटौती, आम रसोई गैस की कीमतें 200 रुपए प्रति सिलेंडर और उज्ज्वला के तहत मिलने वाला एलपीजी सिलेंडर 400 रुपए हुआ सस्ता। रसोई गैस की कीमतें कम किए जाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया महत्वपूर्ण। कहा, गैस की कीमतें कम होने से बहनों का आराम बढ़ेगा, जीवन होगा आसान। इसरो का दावा, चंद्रयान 3 रोवर ने चंद्रमा की सतह पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की, हाइड्रोजन की खोज जारी। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 3 अभियान की सफलता को सराहा, एक प्रस्ताव भी किया पारित। राज्यसभा सभापति ने 8 संसदीय स्थायी समितियों का किया पुनर्गठन। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति में सदस्य के रूप में नामित। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट पर उपचुनाव, 15 सितंबर को नोटिफिकेशन हुआ जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 देशों के राजदूतों के परिचय पत्र किए स्वीकार। राष्ट्रपति भवन में हुआ आयोजन। चीनी मानक मानचित्र का विदेश मंत्रालय ने राजनयिक स्तर पर किया विरोध। कहा, मनगढ़ंत दावों से सीमा से जुड़े मामले होंगे जटिल। देश मना रहा है भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामना। और चांद होगा बेहद खास, वंस इन अ ब्लू मून आज। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। पूरा देश चंद्रमा पर मिशन चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मना रहा है। केंद्रीय कैबिनेट भी इस खुशी में शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 3 मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की सराहना करते हुए मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि इस मिशन की सफलता अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि से कहीं अधिक देश की उन्नत सोच, आत्मनिर्भरता और वैश्विक मंच पर उभरते नए भारत का प्रतीक है। कैबिनेट इस बात का स्वागत करती है कि अब 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के कारण भारत की बड़ी उपलब्धि पर इसरो और वैज्ञानिकों की सराहना की गई। पूरा देश चंद्रमा पर मिशन चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मना रहा है। केंद्रीय कैबिनेट भी इस खुशी में शामिल है। कैबिनेट हमारे वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करती है। यह सिर्फ हमारी स्पेस एजेंसी की ही सफलता नहीं है, बल्कि भारत की प्रगति और ग्लोबल स्टेज पर हमारी ताकत का प्रतीक है। कैबिनेट इस बात का स्वागत करती है कि अब 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। कैबिनेट इसरो के इस प्रयासों के लिए बहुत बहुत बधाई देती है। हमारे वैज्ञानिकों के निरंतर प्रयासों की वजह से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप उतरने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रमा पर उतरना और वो भी पूर्व निर्धारित पैरामीटर्स पर पूरी तरह खरा उतरते हुए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप उतरना इस भावना का प्रतीक है कि कैसे हमारे वैज्ञानिक ज्ञान की खोज के लिए हर सीमा के पार कर जाने के लिए तैयार रहते हैं। प्रज्ञान रोवर के द्वारा हमें जो जानकारियों का खजाना मिल रहा है, उसे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी,
नई खोज का मार्ग बनेगा और चंद्रमा के रहस्य को समझने और उसे भी पार जाने। चंद्रमा पर भारत की खोज लगातार जारी है। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर में लगे एक यंत्र ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव इलाके में ऑक्सीजन होने की पुष्टि की है। ये काम उसमें लगे पेलोड यानी यंत्र LIBS लिब्स लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने किया है। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 का ये पहला इन सीटू एक्सपेरिमेंट था। इसके अलावा अभी हाइड्रोजन की खोज की जा रही है। अगर ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन भी मिलता है तो चांद पर पानी बनाना आसान हो जाएगा। लिब्स चांद की सतह पर तीव्र लेजर किरणें फेंककर उनका एनालिसिस करता है। ये लेजर किरणें बेहद अधिक तीव्रता के साथ पत्थर या मिट्टी पर गिरती हैं। इससे वहां पर बेहद गर्म प्लाज्मा पैदा होता है, ठीक वैसा ही जैसा सूरज की तरफ से आता है। प्लाज्मा से निकलने वाली रोशनी ये बताती है कि सतह पर किस तरह के खनिज या रसायनों की मौजूदगी है। सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन चांद की सतह पर मौजूद हैं। सरकार ने रक्षाबंधन और ओणम पर देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने LPG सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। उन्हें पहले से ही सब्सिडी के रूप में 200 रुपए मिल रहे हैं। इस तरह अब उनके खाते में 400 रुपए की सब्सिडी आएगी। सरकार ने जल्द ही निर्धन परिवारों की 75 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नए कनेक्शन का वितरण शुरू करने का भी निर्णय लिया है। दिल्ली में अब रसोई गैस की कीमत 1103 रुपए से कम होकर 903 रुपए हो गई है। वहीं उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए दिल्ली में LPG की कीमत 703 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। देश में घरेलू LPG गैस उपभोक्ताओं की संख्या 31 करोड़ है, जिसमें 9 करोड़ 60 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थी परिवार शामिल हैं। इस कटौती का लाभ सभी LPG उपभोक्ताओं को मिलेगा। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक LPG। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए हैं, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये 75 लाख जो नए कनेक्शन और मिलेंगे, ये जो कुछ परिवार रह गए थे उनको भी, या कईयों के नए राशन कार्ड बनते हैं, कई नए परिवार, बेटे की शादी होगी तो नया परिवार बनता है, तो उनके लिए भी ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि गैस की कीमतों में कटौती होने से हमारी बहनों का जीवन और आसान होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व हमारे परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। भारत ने चीन की ओर से जारी तथाकथित मानक नक्शे का कड़ा विरोध व्यक्त करते हुए राजनयिक माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने आज भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले चीन के तथाकथित 2023 मानक मानचित्र पर चीनी पक्ष के साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक मजबूत विरोध दर्ज कराया है। हम इन दावों को खारिज करते हैं, इनका कोई आधार नहीं है। चीन की ओर से इस तरह के कदम केवल सीमा मसले के समाधान को जटिल बनाएंगे। इस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। एक टीवी कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मनगढ़ंत दावे करने से दूसरों के इलाके आपके नहीं हो सकते।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को 4 देशों के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एस्टोनिया गणराज्य की राजदूत मार्जे लूप, यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक, बुर्किना फासो के राजदूत डॉक्टर डिजाइनर बोनीफेस सोम, नॉर्वे की राजदूत मे एलिन स्टेनर के परिचय पत्र स्वीकार किए। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 8 स्थायी समितियों का पुनर्गठन किया है। वहीं पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति में सदस्य के रूप में नामित किया गया है। राज्यसभा के सभापति ने लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से 13 सितंबर 2023 से राज्यसभा के सभापति के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आने वाली 8 विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा के बृजलाल को गृह मामलों की समिति का फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि भाजपा के सुशील कुमार मोदी को कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष और कांग्रेस के अभिषेक सिंघवी को वाणिज्य संबंधी समिति का अध्यक्ष फिर से नामित किया गया है। विवेक ठाकुर को शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भुवनेश्वर कलिता को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति के अध्यक्ष के रूप में, तिरुचि शिवा को उद्योग संबंधी समिति का अध्यक्ष और वी विजय साई रेड्डी को परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे हरद्वार दुबे के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने इस राज्यसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। 29 अगस्त से इस सीट पर नामांकन के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। 5 सितंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 8 सितंबर है, जबकि 15 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के लिए तय समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद उसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग द्वारा राज्यसभा सीट पर उपचुनाव के ऐलान के बाद अब आगे की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। भारत और केन्या हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण पर सहमत हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केन्या के रक्षा सचिव अदन बेयर दुआले के बीच मंगलवार को नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान रक्षा उद्योग में क्षमता निर्माण और सहयोग, साथ ही रक्षा साजो सामान पर विस्तार से चर्चा हुई। जहाज डिजाइन और निर्माण के क्षेत्र में सहयोग और क्षमता निर्माण के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और केन्या शिपयार्ड लिमिटेड के बीच एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। मित्रता के भेंट स्वरूप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केन्या के रक्षा बल को ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित 15 जोड़े पैराशूट प्रदान किए। भारत केन्या में एडवांस्ड सीटी स्कैन सुविधा स्थापित करने में भी मदद करेगा। बता दें कि केन्या के रक्षा सचिव 3 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं। भारत प्रवास के दौरान उनका गोवा और बेंगलुरु में इंडियन शिपयार्ड और रक्षा उद्योगों को देखने का भी कार्यक्रम है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खेल की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मंगलवार को ओमान के सलालाह में अपने पहले ही मैच में बांग्लादेश पर धमाकेदार जीत हासिल की। एशियाई हॉकी 5S विश्व कप क्वालिफायर में भारतीय टीम ने बांग्लादेश की टीम को 15-1 से हराया। शुरुआत में बांग्लादेश ने 1 गोल किया, लेकिन बाद में भारत ने बांग्लादेश की टीम को एक भी गोल नहीं करने दिया। साथ ही भारतीय टीम ने एक के बाद एक 15 गोल दागे। इस मैच में मनिंदर सिंह के 4 गोल और मोहम्मद राहिल की हैट्रिक ने भारत की जीत का सफर आसान बना दिया। आज का चांद बेहद खास है। आज फुल मून, सुपर मून और ब्लू मून तीनों एक साथ पड़ रहे हैं। इस खगोलीय घटना को सुपर ब्लू मून कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर चांद एक अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाता है, इसलिए पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी हर दिन बदलती रहती है। जब चांद पृथ्वी के सबसे ज्यादा दूर होता है तो उसे एपोजी कहते हैं, और जब चांद पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो उसे पेरिजी कहते हैं। चांद की एक साइकिल 29.5 दिन की होती है। जब किसी एक कैलेंडर मंथ में 2 बार पूर्णिमा पड़ जाए तो इसे ही ब्लू मून कहा जाता है।
जैसे अगस्त 2023 में 1 तारीख को पूर्णिमा थी और अब 30 अगस्त को दूसरी पूर्णिमा पड़ रही है, इसलिए इसे ब्लू मून कहा जा रहा है। सुप्रभात में फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाते जाते आपको दिखाते हैं आज के दिन से जुड़ा इतिहास। आप बने रहिए सुप्रभात के साथ। 30 अगस्त साल 1984 को डिस्कवरी ने अपनी पहली ऐतिहासिक उड़ान भरी। डिस्कवरी नासा का एक अंतरिक्ष यान है जिसे एयरक्राफ्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यह अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा सफर करने वाला यान है। इसे ऑर्बिटर वाहन के रूप में भी जाना जाता है। इसे पहली बार आज ही के दिन अमेरिका में फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। उड़ान भरते ही यह 8 मिनट के भीतर पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में था। स्पेस शटल डिस्कवरी कई वैज्ञानिकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की मरम्मत करने और अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में जा चुका है। अपनी पहली उड़ान में डिस्कवरी ने 6 दिन की यात्रा पूरी की थी। अपने लॉन्च के बाद से डिस्कवरी ने अब तक 30 से अधिक सफल मिशन पूरे किए हैं। दिल्ली राज्य ही नहीं है, ये तो संघ प्रदेश है। संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। बिल हम लाए हैं पावर केंद्र में लाने के लिए नहीं, केंद्र ने दिए हुए पावर पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए ये बिल लेकर आना है। संसद टीवी की खास पेशकश दिल्ली सेवा बिल शाम 7 बजे। समाज और देश में कुछ सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए हमें अपनी सोच को असलियत में बदलने की आवश्यकता है। यदि वैयक्तिक कार्यों के द्वारा जीवन को बदला जा सकता है तो फिर समाज में किए गए सामूहिक प्रयास देश व पूरे समाज में सकारात्मक प्रभाव क्यों नहीं ला सकते हैं। इसलिए समाज और पूरे देश की समृद्धि और शांति के लिए नागरिकों के कर्तव्य बहुत अधिक मायने रखते हैं। यही वजह है कि संविधान में नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य शामिल है। आइए आपको बताते हैं चौथा मौलिक कर्तव्य क्या है। चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करना। देश की रक्षा करने या सेवा करने के लिए किसी सेना या किसी औपचारिक सेवा में होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो ऐसा करे। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने के कई उदाहरण हमारे सामने हैं। वर्ष 1964 में जब देश में अनाज का संकट पैदा हुआ तो उस वक्त देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश की जनता से आह्वान किया था कि वो इससे उबरने के लिए एक वक्त का उपवास करें और अन्न को बचाएं। देश को इस संकट से उबारने के लिए प्रत्येक नागरिक ने इसे अपना कर्तव्य समझा और एक वक्त ही खाना खाया। इसी प्रकार जब वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य निर्धारित करने की बात कही, तो यह भी देशवासियों को अपने कर्तव्यों का बोध करवाने की दिशा में ही एक कदम था। यही वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र का आह्वान किया था और कहा था, न गंदगी करेंगे न करने देंगे। महात्मा गांधी हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में सफाई करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन सफाई की उनकी प्रतिबद्धता ने पूरे हिंदुस्तान में सफाई के प्रति एक जागरूकता पैदा की थी। हमने सबने मिलकर के इस काम को करना है। हम जहां हो जैसे हो इस काम को करेंगे। मुझे विश्वास है मैं अपनी भारत माता को गंदगी से हम मुक्त करा पाएंगे। ये 125 करोड़ देशवासियों का काम है। 125 करोड़ में एक मोदी नाम का इंसान भी है।
अकेला मोदी है ऐसा नहीं है। और इसलिए काम 125 करोड़ देशवासियों का है, ये मैं 125 करोड़ बार बोल रहा हूं। मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने में सहायता प्राप्त होती है। साथ ही ये नागरिकों को लोकतंत्र में दर्शक की भूमिका में न रखकर सक्रिय भागीदार की भूमिका में खड़ा करने का कार्य पूरा करते हैं। ऐसा कर नागरिक राष्ट्रीय लक्ष्यों को साकार करने में मदद कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सुप्रभात में। आज देश भर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ धता में एक साथ रखता है। इस रक्षाबंधन पर आइए हम अपनी नारी शक्ति के साथ खड़े होने का संकल्प लें, क्योंकि वे भारत को और अधिक गौरव पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उपराष्ट्रपति ने इस पर्व पर सभी के जीवन में आनंद और खुशियों की कामना की। आइए अब आपको दिखाते हैं भाई बहन के सबसे खास त्योहार रक्षाबंधन पर एक खास रिपोर्ट। रक्षाबंधन का त्योहार भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस त्योहार को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं भाई भी इसके बदले उनकी उम्र भर रक्षा करने का वचन देते हैं। राखी कच्चे सूत जैसी सस्ती वस्तुओं से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे और सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तुओं तक की हो सकती है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए प्रार्थना करती हैं। राखी सामान्यतः बहनें भाई को ही बांधती हैं, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और पुत्री द्वारा पिता को भी राखी बांधी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर भी देश भर की कन्याओं से राखी बंधवाते हैं। हिंदू धर्म के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांधते समय कर्मकांडी पंडित या आचार्य संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, जिसमें रक्षाबंधन का संबंध राजा बलि से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इंद्राणी द्वारा निर्मित रक्षा सूत्र को देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र के हाथों में बांधते हुए स्वस्ति वाचन किया। ये श्लोक रक्षाबंधन का अभीष्ट मंत्र है। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे माचल माचल। इस श्लोक का हिंदी भावार्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। हे रक्षे अर्थात राखी, तुम अडिग रहना, तुम अपने संकल्प से कभी विचलित मत होना। रक्षाबंधन के त्योहार को देश भर में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तरांचल में इसे श्रावणी कहते हैं। महाराष्ट्र राज्य में यह त्योहार नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से विख्यात है। राजस्थान में राम राखी और चूड़ा राखी या लुम्बा बांधने का रिवाज है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा के ब्राह्मण इस पर्व को अवनी अवित्तम कहते हैं। ब्रज में हरियाली तीज यानी श्रावण शुक्ल तृतीया से श्रावणी पूर्णिमा तक समस्त मंदिरों और घरों में ठाकुर झूले में विराजमान होते हैं। रक्षाबंधन वाले दिन ठाकुर जी के झूलन दर्शन समाप्त होते हैं। आज राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस भी है। लघु उद्योग भारत के छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। एक विकासशील देश के आर्थिक विकास में लघु उद्योग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
चलते चलते आपको दिखाते हैं राष्ट्रीय लघु उद्योग पर बनी एक रिपोर्ट। जाते जाते संसद टीवी की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पहले मैंने 2 लाख से काम चालू किया था, तो चलते चलते 2 साल हो गया मेरे को काम करते हुए। फिर डिमांडिंग बढ़ रहा था मार्केट का, तो मेरे को लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बैंक ने मेरे को लोन देने से मना कर दिया था। फिर उसके बाद में मैंने MSME डिपार्टमेंट के पास गया था। MSME डिपार्टमेंट की वजह से मेरा 4,11,000 रुपये का लोन सैंक्शन हुआ। आज मेरा हर 6 महीने का टर्नओवर है, लगभग 20 से 30 लाख रुपये समथिंग पहुँचता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के बाद मुझे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ हुआ, जैसे कि EMD एग्जेम्पशन मिला, वर्क एक्सपीरियंस एग्जेम्पशन मिला, टर्नओवर एग्जेम्पशन मिला। इससे मेरी कंपनी को आगे बढ़ने में बहुत फायदा हुआ। MSME team, they have guided us in the end-to-end implementation of this manufacturing unit. First thing is they have supported for this Udyam registration where we get a collateral-free loans. So all these schemes they have educated us in a right way, and they have educated us also how to make use of it.